नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम अमेरिका की ओर से रूसी तेल कंपनियों पर ताजा प्रतिबंध और चीन में सैन्य अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे इजराइल गाजा मामले पर क्यों कर रहा है तुर्की का विरोध, और होंगी कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशियाई समकक्ष को आसियान की अध्यक्षता के लिए दी बधाई। कहा, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में बड़ा ऐलान। बेदोइंग की जगह 67 वर्षीय सैन्य अधिकारी झांग शेंगमिन को मिली सेना की कमान। 2017 के बाद केंद्रीय समिति में 11 नए सदस्यों की नियुक्ति। रूस के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध। ईयू का 140 अरब यूरो की रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को देने पर विचार। मॉस्को का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी। आईएईए ने कहा, तेहरान के साथ कूटनीतिक प्रयास विफल होने पर बल प्रयोग की आशंका। ईरान ने नए हमलों के खिलाफ दी चेतावनी। कहा, कोई भी नया हमला होगी एक और विफलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधियों के खिलाफ म्यांमार का बड़ा अभियान। स्थानीय केके पार्क स्थित स्कैम सेंटर पर कार्रवाई के बाद करीब 700 लोग भागकर थाईलैंड पहुंचे। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर जब रूस की ओर से असमर्थता जाहिर की गई तो अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस कदम को रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई जैसा बताया है। इस सब के बीच यूरोपीय देशों में जब्त की गई रूसी संपत्ति को बेचकर यूक्रेन की मदद करने के यूरोप के प्रस्ताव पर भी रूस ने कड़ा रुख अपनाने की धमकी दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के प्रति नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। पहले उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया, फिर वो हथियार चला दिया जिसकी यूक्रेन और पश्चिमी देश लंबे समय से मांग कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने रूस की जिन दो प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं वो हैं रोजनेफ्ट और लुकायल। ट्रंप के इस कदम को पुतिन पर दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब भी पुतिन से बात करते हैं तो बातचीत अच्छी रहती है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाती है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ ये पहला प्रतिबंध है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर दबाव बनाने के लिए लंबे समय से पुतिन पर नकेल कसने की मांग कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने महीनों तक ऐसा कोई भी कदम उठाने से परहेज किया जिससे रूस को नुकसान हो। लेकिन अब लगता है कि उनका धैर्य टूट गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि पुतिन के इस युद्ध को खत्म करने से इनकार करने के कारण रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो मॉस्को वार मशीन को फंडिंग करती हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पुतिन शांति को लेकर गंभीर नहीं है। ट्रंप को लगता है कि नए प्रतिबंध समाधान का रास्ता खोलेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले का स्वागत करते हुए इसे और बढ़ाए जाने की मांग की है, जबकि मॉस्को और बीजिंग ने इसकी कड़ी निंदा की है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के इस कदम को रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दृष्टिकोण से अमेरिकी ऊर्जा प्रतिबंध अत्यंत प्रतिकूल हैं। हम इस कदम को अत्यंत प्रतिकूल मानते हैं। दुनिया भर की ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ेगा और इससे कीमतें बढ़ेंगी।
इस बीच यूरोपीय देशों में जब्त की गई 140 अरब यूरो की रूसी संपत्तियों के उपयोग को लेकर क्षतिपूर्ति ऋण के तौर पर यूक्रेन को देने पर चर्चा की जा रही है। ब्रसल्स में ईयू के नेता इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन रूस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जब्त रूसी संपत्तियों के उपयोग के लिए प्रस्तावित तरीके को पूरी तरह से कानूनी बताते हुए इससे हथियार खरीदने की पेशकश की है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि जो अभी खबरें आ रही हैं, जिस तरह का कदम अमेरिका की ओर से उठाया गया है, 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्रूड ऑयल की कीमतें ये बताया जा रहा है कि 3% बढ़ गई हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, इससे जो दुनिया के बाजार हैं उसमें क्रूड ऑयल की जो उपलब्धता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो हम देख ही चुके हैं। जहां तक सवाल भारत का है, हमारी कई रिफाइनरीज जो हैं रूसी क्रूड को इंपोर्ट करती थी, लेकिन जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है, जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है देश की, वो अब रूसी क्रूड का इंपोर्ट कम कर देंगी, विशेषकर इन दोनों कंपनियों से नहीं करेंगी। और वो पिछले कुछ समय से रिलायंस जो है स्पॉट मार्केट से क्रूड खरीद रहा था, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि रिलायंस का एक काफ़ी बड़ा जो प्रोडक्शन है वो बाहर निर्यात होता है। तो जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं जैसे बीपीसीएल वगैरह की, उनको भी अब इसके बारे में विचार कर रहे हैं, वो भी शायद इसको कट करें, क्योंकि कोई भी ऑयल कंपनी नहीं चाहेगी कि अमेरिकी सैंक्शंस उसके ऊपर लगे। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जैसे नायरा एनर्जी, तो उसमें रोजनेफ्ट का ऑलरेडी 49% स्टेक है करीब करीब, तो वो पहले भी यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिबंधित है। तो मेरे ख्याल से ऐसी रिफाइनरीज, अभी हालांकि कुछ स्पष्टता नहीं आई है, पर मेरे ख्याल से वो तो क्रूड इंपोर्ट करती रहेंगी, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शंस लगे रहेंगे, उनके अधिकारी पश्चिमी देशों को नहीं जा पाएंगे, वो स्टेक सेल नहीं कर पाएंगी और शायद अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी नहीं बेच पाएंगे। आलोक जी, जी आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिए पहले। नहीं, मैंने कहा ये आज की तारीख में स्थिति है। अभी स्पष्टता जो है, जैसे जैसे समय बीतेगा इसके बारे में स्पष्टता आती जाएगी। आलोक जी, कुछ वेस्टर्न मीडिया को हम देख रहे थे, खासकर अगर हम रॉयटर्स की रिपोर्ट की बात करें, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रतिबंध के बाद भारत में भी कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय रिफाइनरीज में से आज की तारीख में कई रिफाइनरीज जो हैं रूस से हम क्रूड आयात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैकल्पिक संसाधन नहीं है। हम खाड़ी के देशों से आयात कर सकते हैं और अन्य देशों से, लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त स्थिति ऐसी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, अब रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध है, और इसके कारण एक कृत्रिम रूप से जो क्रूड की जो कमी है वो वैश्विक बाजार में स्थापित की जा रही है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट नुकसान अभी भारत को होने वाला है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी क्रूड की दाम $3 बढ़ चुके हैं और भारत जैसे राष्ट्र को जो एक बड़ी संख्या में क्रूड को आयात करता है, ये थोड़ी समस्या की बात है। पर मैंने कहा अभी तुरंत कुछ कहना इसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी होगा। इसका असर देखना होगा किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा असर यूरोपीय राष्ट्रों पे भी होगा। वो क्या करते हैं? चीन ने इसके खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि चीन वहां का बहुत खरीद रहा है, रशियन एलएनजी को जापान खरीद रहा है। तो अभी जो है इसका वैश्विक असर क्या होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के जो कार्य होते हैं वो थोड़े नी जर्क होते हैं, पहले कुछ कर दिया फिर उसके बाद पीछे हटे। तो ये जो कदम है इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे काफी बुरा असर पड़ सकता है, और इसलिए मेरे ख्याल से अभी कुछ देखना पड़ेगा कि क्या इसका असर होता है। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी जैसे आपने कहा, कई भारतीय कंपनियां जो रूसी तेल को आयात करती थी उनके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आजकल आयात जो है वो भी बड़ा स्पष्ट नहीं है। आजकल फ्लोटिंग शिप्स हैं, वो कहां से क्रूड ले रहे हैं, कहां बेच रहे हैं, कई बार ये चीजें जो है स्पष्ट नहीं होती। तो ठीक है,
ठीक आगे है चलकर देखना आलोक पड़ेगा जी, कि ये क्या। बिल्कुल ये देखना होगा, क्योंकि भारत ही केवल रूस से तेल नहीं खरीदता, बल्कि नाटो के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वो भी रूस से तेल खरीदते हैं। इसका क्या कुछ असर होगा? लेकिन मूल सवाल पर आएंगे आलोक जी, युद्ध रोकने में कितना कारगर सिद्ध होगा ये कदम? देखिए, अगर रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर इसका, तो युद्ध रुक सकता है, ऐसी मेरी मानना है। क्योंकि पुतिन अभी ऑलरेडी काफी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है। हालांकि डोनेट्स का अभी भी कुछ एरिया जो है यूक्रेन के पास है, तो जो उनकी मांग है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। लेकिन काफी हद तक मेरे ख्याल से पुतिन जो है युद्ध विराम के लिए शायद तैयार हो जाएं, अगर ये सैंक्शंस जो है उनके ऊपर असर करने लगे। आलोक जी, अंतिम जी बिल्कुल ये देखना होगा। आलोक जी, अंतिम सवाल ये है कि यूरोप में एक वहां पर विचार चल रहा है कि यूरोप के अंदर जो रूसी संपत्तियां हैं जिनको फ्रीज किया गया है उनको बेच दिया जाए, उससे यूक्रेन की आपूर्ति की जाए, यूक्रेन को हथियार खरीद के दिए जाए, और रूस का कहना है कि वो मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये तनाव को कितना बढ़ा सकता है? देखिए, ये मेरे ख्याल से गलत कदम होगा, क्योंकि इस तरीके के कदम होने नहीं चाहिए। क्योंकि हमने पहले कभी किसी युद्ध में इस तरीके की चीजें नहीं देखी कि आप किसी दूसरे राष्ट्र की संपत्ति लेके उसके विरोधी को दे दो। हालांकि इसी युद्ध में पहली बार आपने देखा कि रशिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया गया, मास्टर कार्ड, वीसा, रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिपॉजिट कर दिए गए, और इनकी प्रतिक्रिया हमने देखी कि लोगों ने अपने डॉलर डिपॉजिट्स कम करने शुरू कर दिए और सोने की कीमतें आकाश छूने लगी। तो ये जो असर है, हर कदम का एक प्रत्यक्ष और परोक्ष असर पड़ता है वैश्विक अर्थव्यवस्था पे, वैश्विक मौद्रिक नीति के ऊपर। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सख्त रवैये के बाद चीन की सेना के 2 बड़े अधिकारियों समेत कुल 9 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, और साथ ही साथ चीन की सेना में बड़ा फेरबदल भी किया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी बड़ा फेरबदल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेना की वर्दी में भ्रष्ट अधिकारी अपनी करतूतों को हरगिज छिपा नहीं सकते। चीन ने इसी संकल्प के साथ अभियान छेड़ा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी समेत कई आला अधिकारी इसमें निपट गए। शुक्रवार को चीन की सेना के 2 टॉप अधिकारियों समेत 9 अधिकारियों की भ्रष्टाचार के आरोप में छुट्टी कर दी गई। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनमें जनरल हे वेइदोंग और नौसेना एडमिरल मियामो भी शामिल हैं। ये 2023 में शुरू हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के पद को दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इसके अलावा वेइदोंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक सदस्य भी थे। जनरल हे को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार और दूसरे गंभीर अपराध में संलिप्त होने के कारण सीपीसी से निष्कासित कर दिया गया। चीन में कम्युनिस्ट शासन है, जहां पर राष्ट्रपति को चीन के सैन्य आयोग का मुखिया माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति ही सेना से जुड़े सभी फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति को केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी कहा जाता है, जबकि सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के जिम्मे सेना का पूरा ऑपरेशन रहता है। जनरल हे वेइदोंग 2022 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। वो मार्च से ही लापता चल रहे थे। चीन में 1966 के बाद सैन्य आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की ये पहली घटना है। तब सांस्कृतिक क्रांति के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति माओ से तुंग ने हे लोंग को पद से हटा दिया था। वेइदोंग के अलावा जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें सीएमसी के पूर्व सदस्य, सेना के राजनीतिक विचारधारा और कार्मिक कार्यों के प्रभारी मियाओ हुआ, मियाओ के डेप्यूटी और पूर्व कार्यकारी हे होंगजुन और सीएमसी संयुक्त संचालन कमान केंद्र के पूर्व कार्यकारी उपनिदेशक वांग शियुबिन शामिल हैं। पूर्वी थिएटर कमान के पूर्व कमांडर लिन जियांगयांग, सेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर किन शुतोंग, नौसेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर युआन हुआजी, रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर वांग हुबिन, पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के पूर्व कमांडर वांग चुनिंग की भी जांच की जा रही है। एक साथ इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई ने चीन में अटकलबाजियों को भी बल दे दिया है। कई लोग इस कदम को सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं बल्कि शी जिनपिंग के सत्ता सुदृढ़ीकरण की एक अहम रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इन अटकलों के बीच झांग शेंगमिन को सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वो हे वेइदोंग की जगह लेंगे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 11 सदस्यों को भी बदल दिया गया है। 2017 के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव है।
आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, ये जो चीन से खबर आई है और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी बदलाव किया गया है, उसके अलावा करीबन 8-9 जो टॉप कमांडर हैं चाइनीज़ आर्मी के, उनको बाहर निकाल दिया गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। क्या कहेंगे आप, भ्रष्टाचार ही इसका कारण है या कुछ और? देखिए, इस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत की है और जो दंग जियाओपिंग ने एक ऑर्डरली ट्रांजिशन का एक तरीका स्थापित किया था, जिसके माध्यम से हर 10 साल में नेतृत्व चेंज होता था, उसको उन्होंने रोक दिया। और इसका मेरे ख्याल से अंदरूनी रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया और जब उनको लगा कि ये विरोध बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने कार्रवाई की है और उन सभी महत्वपूर्ण लोगों को पद से हटा दिया गया है जिनसे उनको खतरा हो सकता था। और इस तरीके की कार्रवाई अगर आप देखें तो माओ के बाद पहली बार हो रही है। तो माओ के दौर में भी माओ एक निरंकुश शासक थे और उनकी कोई पद का कोई टेन्योर नहीं था, कोई अवधि नहीं थी। और अब शी जिनपिंग ने भी ये साफ कह दिया है कि उनकी जो सत्ता पे जो नेतृत्व रहेगा वो उसकी कोई अवधि नहीं है। तो ऐसा लगता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो विरोध कर रहे थे उनको भ्रष्टाचार के नाम पर हटा दिया गया। आलोक जी, एक और तथ्य महत्वपूर्ण है, झांग सेंगमिन, जिनको आज जो शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर के कमांडर हैं, मिलिट्री के टॉप कमांडर हैं, उनको आज दूसरे नंबर का कमांडर बनाया गया है। ये वही शख्स हैं जो पिछले 2-3 साल में वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है उसका ड्राइवर इनको कहा जाता है। तो इनको दूसरे नंबर का कमांडर बनाना कैसे देखें इसको? देखिए, जो अपने वफादार होते हैं उनको आगे शिफ्ट किया जाता है और उनको बढ़ाया जाता है। अगर आप देखें माओ के दौरान में भी यहां तक कि जो उनके बॉडीगार्ड्स के हेड थे उनको उन्होंने बाद में पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी में भी स्थापित कर दिया था। माओ की जो धर्मपत्नी थी जियांग चिंग, उनको अल्टरनेट मेंबर बनाया गया था। तो इस तरीके से जब एक निरंकुश शासक होता है तो वो अपनी जो सत्ता पर पकड़ है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है और जो अपने लोग हैं जिन पर वो विश्वास कर सकता है उनको वो अहम भूमिकाओं पर स्थापित करने की कोशिश करता है। और वही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वो अधिकारी हैं जिनके माध्यम से अन्य लोगों के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। अगर आप देखें, जब सांस्कृतिक क्रांति हुई थी तब भी माओ कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके लोगों पर हमला करते थे, जैसे चेन बोडा या कांग शेंग। इनके माध्यम से जिन लोगों को हटाना होता था उन पे हमले किए जाते थे और ये लोग जो हैं, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर दिखाते थे कि ये लोग किस तरीके से साम्यवादी विचारधारा से दूर हट रहे हैं। और अब ये जो अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार के माध्यम से इन लोगों के ऊपर प्रहार करते आए हैं। तो इनको इसीलिए इनकी पदोन्नति हो रही है, इनको एक महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचाया जा रहा है। आलोक जी, जहां एक और मिलिट्री में हमने भ्रष्टाचार के नाम पे टर्मिनेशन देखे, साथ ही साथ काफ़ी वहां पर रिशफल हमने देखा, लेकिन आज जो सेंट्रल कमेटी है उससे भी 11 सदस्यों को बदल दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा मूव है 2017 के बाद। क्या देखते हैं आगे, क्या कुछ चीन क्या आगे कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्योंकि आसपास की अगर हम जियोपॉलिटिक्स देखें तो देखिए, चीन के अंदर अंदरूनी स्ट्रगल हमेशा होता आया है और जब भी कोई निरंकुश शासक शासन में होता है उसके खिलाफ और उसके समय में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर आप माओ का दौर देखें, इस तरीके की घटनाएं समय समय पर होती रहती थी। और चीन में पार्टी और सेना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। बिल्कुल। तो वो पार्टी का ही एक अंग है। तो इसलिए जब सेना में परिवर्तन हो रहे हैं, पार्टी में भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके के परिवर्तन आपने देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मेरे ख्याल से, जहां तक सवाल सेना का है, उस पर थोड़ा एक प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में आप अधिकारियों को हटाते हैं तो सेना की प्रभावी जो क्षमता है उस पर मेरे ख्याल से कम असर पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि यह समय अड़ोस पड़ोस में हस्तक्षेप करने का या कुछ अन्य करने का नहीं है। जब आप अंदरूनी उथल पुथल से
उथल पुथल से जूझ रहे हैं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बता। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी इजराइल यात्रा से पहले चेतावनी दी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का इजरायली संसद नेसेट का हालिया प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने की योजना के लिए खतरा बन सकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस से मुलाकात के बाद संकेत दिए हैं कि वो गाजा में युद्ध विराम निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल के हिस्से के तौर पर तुर्की की सेना का विरोध करेंगे। वहीं अमेरिका इस बल में तुर्की के शामिल होने के पक्ष में है, लेकिन JD वैंस ने साफ किया कि इजराइल की मर्जी के बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। कैरिबियन के बाद अब अमेरिकी सुरक्षा बलों ने पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 जहाजों पर हमला करके 5 कथित ड्रग तस्करों को मार गिराया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि यह अभियान ट्रंप प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तार है। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ट्रंप ने कोलंबिया पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी में हिस्सेदारी का आरोप लगाते हुए सभी तरह की सैन्य सहायता बंद करने का ऐलान किया और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को ठग तक कह दिया। बदले में इस बयान के लिए पेट्रो ने ट्रंप पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। पेरू के प्रधानमंत्री अर्नेस्टो अल्वारेज ने बुधवार को कांग्रेस से अनुरोध किया कि वो सरकार को सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए कानून पारित करने हेतु 90 दिनों का विधायी अधिकार प्रदान करे। यह अनुरोध नवनियुक्त राष्ट्रपति जोस चेरी की सरकार की योजना का हवाला देकर किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए बॉलरूम के निर्माण के लिए व्हाइट हाउस के पूरे पूर्वी विंग को गिरा दिया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने पहले वादा किया था कि इस परियोजना से मौजूदा लैंडमार्क में कोई बदलाव नहीं होगा। यूरोप में एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजोन की प्रोजेक्ट कुइपर जैसी सैटेलाइट सेवा प्रदाता कंपनियों को टक्कर देने के लिए एयरबस, थेल्स और इटली की लियोनार्डो ने अपने उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष व्यवसायों को मिलाकर एक नया सैटेलाइट सेवा प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्कैम सेंटर में कार्रवाई के बाद 600 से अधिक लोग भागकर थाईलैंड में प्रवेश कर गए। ये जानकारी थाई अधिकारियों ने दी है। दरअसल इस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कैम और साइबर धोखाधड़ी का कारोबार चलता है। यहां म्यांमार सुरक्षा बलों की रेड के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी